नमस्ते दोस्तों, यात्रा पथ चिन्ह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो आम पर्यटन से बहुत अलग है। हमारी आज की यात्रा हमें दुनिया की कुछ सबसे कठोर, अराजक और अकल्पनीय सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। तो चलिए, हमारे साथ इन अनदेखे पथ चिन्हों पर चलते हुए एक नए नजरिए से दुनिया को देखते हैं। क्या आप भारत से भी अधिक गंदे, टोक्यो के सबवे स्टेशनों से भी अधिक भीड़भाड़ वाले और आपके दिमाग में आने वाली किसी भी जगह से अधिक अराजक देश का नाम बता सकते हैं? अगर आपने बांग्लादेश के बारे में सोचा, तो आप बिल्कुल सही थे। नंगे हाथों से विशाल जहाजों को तोड़ने वाले मजदूरों से लेकर जहरीले कारखानों में मजदूरी करने वाले छोटे बच्चों तक, और ये सब प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं से घिरे माहौल में होता है। बांग्लादेश एक ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जिसे दुनिया का ज्यादातर हिस्सा कभी नहीं देखता है। पहला, कल्पना से परे स्वच्छता का संकट। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है और मुख्य रूप से गंगा नदी द्वारा निर्मित विशाल मैदानों वाला एक समतल देश है। इसे अक्सर नदियों की भूमि कहा जाता है। इसकी सतह पर 700 से अधिक नदियां बहती हैं, जो इसके परिदृश्य को आकार देती हैं और इसके लोगों के दैनिक जीवन का समर्थन करती हैं। लगभग 57,000 वर्ग मील में फैले बांग्लादेश में 173 मिलियन 17.3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है। आगंतुकों के लिए यहाँ का स्ट्रीट फूड एक आश्चर्यजनक अनुभव हो सकता है। हर कोने पर अस्थायी स्टॉल प्रतिदिन लाखों भूखे ग्राहकों को पीठा, फुचका और चटपटी परोसते हैं। फिर भी बर्तनों को गंदे पानी की बाल्टियों में धोया जाता है। कभी-कभी वही पानी जो फुटपाथ के किनारे बहने वाले खुले नालों में बहता है। भोजन चिलचिलाती धूप में खुले में रखा रहता है, जिस पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, जबकि सामग्री कच्चे सीवेज से कुछ ही फीट की दूरी पर तैयार की जाती है। लेकिन बात इससे भी बदतर हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार टिड्डियों और भृंगों, बीटल्स जैसे कीड़ों को खाने की ओर मुड़ जाते हैं, अपनी पसंद से नहीं, बल्कि हताश आवश्यकता के कारण। कुछ लोग अभी भी ताज़ा बकरी का खून पीने या कच्चा जानवरों का लीवर खाने में विश्वास करते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें ताकत मिलेगी। यदि आप अपने फोन पर देख रहे हैं, तो केवल लाइक बटन पर ना रुके, ठीक नीचे हाइप बटन को टैप करें। यह वास्तव में मुझे थोड़ी अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है और हम आपके लिए रोमांचक सामग्री लाते रहने का वादा करते हैं। दूसरा, आपके डिजाइनर कपड़ों की छिपी हुई कीमत। हर बार जब आप ज़ारा, गुची, लुई वाइटन, बर्बेरी या प्रादा की शर्ट पहनते हैं, तो इस बात की संभावना होती है कि इसे बांग्लादेश में दिन में $3 से भी कम कमाने वाले किसी व्यक्ति ने बनाया हो। ये देश दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातकों में से एक है और ये वैश्विक ब्रांड यहाँ केवल एक कारण से आते हैं: अविश्वसनीय रूप से सस्ती श्रम लागत। लेकिन किसके लिए सस्ता? इन कपड़ा कारखानों में श्रमिक 12 से 14 घंटे की शिफ्ट उन परिस्थितियों में सहते हैं जो अधिकांश देशों में अवैध होंगी। वे बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक रसायनों को संभालते हैं, खराब वेंटिलेशन वाली इमारतों में काम करते हैं और जहरीले रंगों और सामग्रियों के लगातार संपर्क का सामना करते हैं। इसका परिणाम विनाशकारी है। लगातार रासायनिक संपर्क के कारण इनमें से कई श्रमिक 50 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाते हैं। कार्यबल में मुख्य रूप से युवा महिलाएं हैं, जिनमें से कई 25 वर्ष से कम उम्र की हैं, जो शहरों में बेहतर जीवन की उम्मीद में गरीब गांवों को छोड़ देती हैं। इसके बजाय वे खुद को शोषण के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाती हैं। और अब अपनी अलमारी पर एक नजर डालें। क्या आपको उन पर कोई लेबल लिखा हुआ दिखाई देता है? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मेरे साथ चैट करें। तीसरा, दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज कब्रिस्तान। अगर आपको लगा कि कपड़ा उद्योग का काम खतरनाक था, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप चटगांव के बारे में नहीं सुनते, जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज कब्रिस्तान का घर है। यहाँ विशाल मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों को टुकड़े टुकड़े करके नष्ट किया जाता है, जो शायद इस ग्रह पर सबसे खतरनाक काम है। कल्पना करें कि समुद्र के विशाल जहाजों को लगभग पूरी तरह से हाथों से तोड़ा जा रहा है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मजदूर प्रतिदिन भारी धातुओं, जहरीले कचरे और यहाँ तक कि रेडियोधर्मी सामग्री को भी संभालते हैं।
वे हथौड़े और टॉर्च जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग उन जहाज़ों को तोड़ने के लिए करते हैं जिन्हें समुद्र में सबसे खराब तूफानों का सामना करने के लिए बनाया गया था। अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के वादों से आकर्षित होकर आते हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। वेतन न्यूनतम है, घंटे थका देने वाले हैं और वस्तुतः कोई श्रम सुरक्षा नहीं है। श्रमिक नियमित रूप से सांस की समस्याओं, रासायनिक जलन और धातु के संपर्क में आने से होने वाली बीमारियों से पीड़ित होते हैं। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि वे किन सामग्रियों को संभाल रहे हैं या वे कितने खतरनाक हैं। पर्यावरणीय क्षति भी उतनी ही गंभीर है, जिसमें जहरीली सामग्री समुद्र को प्रदूषित करती है और जीवित रहने के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर पूरे तटीय समुदायों को प्रभावित करती है। यह चटगांव के जहाज कब्रिस्तान पर नहीं रुकता। बांग्लादेश के शहरों के नीचे एक और भी गहरी और अधिक खतरनाक दुनिया है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन चालू करके हमारा समर्थन करना ना भूलें। धन्यवाद। सीवर के अदृश्य पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुयायियों का आभार। बांग्लादेश के शहरों की गहराइयों में हजारों श्रमिक कल्पना करने योग्य सबसे खतरनाक और अपमानजनक नौकरियों में से एक करते हैं। हाथों से सीवर की सफाई। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में जाने जाने वाले ये लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनहोल और जल निकासी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। वे मानव मल, जहरीली गैसों और घातक बीमारियों से घिरे हुए घोर अंधकार में काम करते हैं। उनके उपकरण बुनियादी बाल्टियां, फावरे और उनके नंगे हाथ हैं। उन्हें मीथेन गैस से दम घुटने, सीवेज में डूबने या जानलेवा संक्रमण होने के निरंतर जोखिम का सामना करना पड़ता है। ढाका जैसे शहरों को काम करने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद वे प्रतिदिन कुछ डॉलर से भी कम कमाते हैं। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये प्रथा इसलिए जारी है क्योंकि बांग्लादेश में अपनी स्वच्छता प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। जबकि अन्य देश मशीनों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ये श्रमिक शहरों को चालू रखने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यदि आप उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के प्रभारी होते, तो आप सबसे पहले क्या करते? टाइप 1 करें यदि आप सुरक्षा गियर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या 3 यदि आप आधुनिक मशीनों के साथ शारीरिक श्रम को बदलने के लिए दबाव डालेंगे। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप में से अधिकांश क्या सोचते हैं। 5वां, मजबूरी द्वारा चुराया गया बचपन। कल्पना कीजिए कि आप 5 साल के हैं और खिलौनों से खेलने या पढ़ना सीखने के बजाय आप चिलचिलाती धूप में ईंट भट्टे में 10 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में 5 से 14 वर्ष की आयु के अनुमानित 4.7 मिलियन 47 लाख युवाओं के लिए यह वास्तविकता है। वे खतरनाक रसायनों को संभालने वाले कपड़ा कारखानों में काम करते हैं, अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले ईंट भट्ठों में काम करते हैं, या दुर्व्यवहार से बिना किसी सुरक्षा के घरेलू नौकरों के रूप में काम करते हैं। वे कई वयस्कों की तुलना में अधिक समय तक काम करते हैं, अक्सर प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक, और उस मजदूरी के लिए जो एक वयस्क उसी काम के लिए कमाने वाले का आधे से भी कम होता है। ये सिर्फ गरीबी को कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था के बारे में है जो समाज के सबसे कमजोर सदस्यों का व्यवस्थित रूप से शोषण करती है। उन्हें स्कूलों में ऐसे कौशल सीखने चाहिए जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकें। इसके बजाय वे ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, उनके विकास को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे जीवन भर गरीब ही रहेंगे। 6, हवा जो मारती है। अभी एक गहरी सांस लें। बांग्लादेश में बस साधारण कार्य आपके जीवन को छोटा कर सकता है। हवा की गुणवत्ता के मामले में ये देश लगातार दुनिया में सबसे खराब स्थानों पर है, जहां ढाका नियमित रूप से पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। लाखों खराब रखरखाव वाली कारों और बसों से निकलने वाला वाहनों का उत्सर्जन, रसायनों को बाहर निकालने वाले अनियंत्रित उद्योग, कचरे और बायोमास का लगातार जलना और अंतहीन निर्माण परियोजनाओं से उड़ने वाली धूल, ये सब मिलकर ऐसी हवा बनाते हैं जो ऑक्सीजन से ज्यादा जहर है। सर्दियों के महीनों के दौरान जब बारिश कम होती है
तो ढाका धुंध की एक घनी चादर के नीचे गायब हो जाता है, जो इतनी मोटी होती है कि आप मुश्किल से सड़क के पार की इमारतों को देख सकते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ऐसे दिन भी आते हैं जब ढाका ग्रह पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चार्ट में सबसे ऊपर होता है, जो नई दिल्ली, बीजिंग और लाहौर जैसे विशाल शहरी केंद्रों को भी पीछे छोड़ देता है। इसकी मानवीय कीमत चौंका देने वाली है। बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के कारण सालाना 1,50,000 से अधिक अकाल मृत्यु होती हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण जैसी सांस की बीमारियां महामारी बन गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दैनिक आना जाना खराब है, तो तब तक रुके जब तक आप बांग्लादेश में 173 मिलियन 17.3 करोड़ लोगों को घूमने की कोशिश करते हुए ना देख लें। 7वां, परिवहन, जो तर्क को धता बताता है। बसें और ट्रक जो दशकों पुराने हैं, उचित रखरखाव की तुलना में उम्मीद से अधिक टिके हुए हैं, किसी भी उचित क्षमता से कहीं अधिक यात्रियों से भरे हुए हैं। हम गलियारे में खड़े कुछ अतिरिक्त लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उन यात्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जो चलते वाहनों के किनारों से लटक रहे हैं, छतों पर बैठे हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए किसी भी उपलब्ध सतह से चिपके हुए हैं। राजधानी ढाका में पीक समय के दौरान 3 मील की यात्रा में आसानी से 2 घंटे से अधिक समय लग सकता है। फिर आते हैं रिक्शा, छोटे यात्री केबिन वाले, वे साइकिल चालित वाहन। इन रिक्शों को चलाने वाले पुरुष अक्सर बहुत दुबले पतले होते हैं, फिर भी वे चिलचिलाती गर्मी में पैडल मारते हुए अपने दिन बिताते हैं। लोगों को लंबी दूरी तक ऐसी मजदूरी के लिए ले जाते हैं जो उनके खुद के जीवित रहने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त होती है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात ट्रेन व्यवस्था है। भीड़-भाड़ वाले घंटों के दौरान ट्रेनें इतनी खचाखच भर जाती हैं कि यात्री केवल आंतरिक डिब्बों को ही नहीं भरते हैं, वे ट्रेन के बाहरी हिस्से के हर इंच को कवर करते हैं, छतों पर बैठते हैं, खिड़कियों से लटकते हैं और उन्हें मिलने वाले किसी भी सहारे को पकड़ लेते हैं। 8वां, जब एक पति पर्याप्त नहीं होता है। बांग्लादेश के दूर दराज के इलाकों में मंडी जनजाति, जिसे गारोपी भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा का पालन करती है जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों को चौंका देगी। पतियों को साझा करना। मंडी संस्कृति में एक महिला अपने पति को अपनी बहन या किसी अन्य करीबी महिला रिश्तेदार के साथ साझा कर सकती है। यह प्रथा यह सुनिश्चित करती है कि सभी महिलाओं, विशेष रूप से वे जो अन्यथा अविवाहित रह सकती हैं, उन्हें परिवार बनाने और बच्चे पैदा करने का अवसर मिले। यह उनके मातृसत्तात्मक समाज में निहित है, जहां विरासत और नेतृत्व महिला रेखा से गुजरता है, जिससे पारिवारिक वंशावली को जारी रखने में महिलाओं की भूमिका नितांत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यह प्रथा उन समुदायों में एक व्यवहारिक उद्देश्य भी पूरा करती है, जहां खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों, रोजगार के लिए प्रवासन या अन्य कारकों के कारण पुरुष आबादी अक्सर कम होती है। पतियों को साझा करके समुदाय ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी महिला समर्थन के बिना या बच्चे पैदा करने की संभावना के बिना ना रहे, जो जनजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 9वां, जब लिंग आपके पूरे जीवन को निर्धारित करता है। हाल के दशकों में कुछ प्रगति के बावजूद यहाँ लैंगिक असमानता ऐसे स्तर तक पहुंच गई है जिसे विकसित देशों के लोगों के लिए समझना मुश्किल है। केवल आंकड़े ही चौंका देने वाले हैं। बांग्लादेश में लगभग 51% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो जाती है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक विवाह दर वाले देशों में से एक बनाता है। न्याय प्रणाली ही इस असमानता को बनाए रखती है। इस्लामी शरिया पर आधारित विरासत कानून पुरुषों को महिलाओं की तुलना में दोगुना देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि महिलाएं जीवन भर आर्थिक रूप से निर्भर रहें। यहाँ तक कि जब महिलाएं काम करती हैं, तब भी कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक मानदंड उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता या उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सामाजिक दबाव सबसे तीव्र होता है। घरेलू हिंसा की दरें बेहद चिंताजनक बनी हुई हैं। फिर भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने पर अक्सर पीड़ितों को समर्थन के बजाय अधिक कलंक का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग इस डर से चुपचाप अपना दर्द सहते हैं कि बोलने से उन्हें उनके परिवारों और समुदायों द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। 10वां, प्यार का शादी से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशी समाज में
अरेंज मैरिज तयशुदा शादियों का दबदबा है, जिसमें पारिवारिक हितों और सामाजिक स्थिति को व्यक्तिगत भावनाओं या अनुकूलता पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि तकनीकी रूप से दूल्हा और दुल्हन की सहमति की आवश्यकता होती है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव इतना तीव्र होता है कि ना कहना अक्सर एक यथार्थवादी विकल्प नहीं होता है, खासकर महिलाओं के लिए। चयन प्रक्रिया भावनात्मक अनुकूलता या व्यक्तिगत आकर्षण के बजाय आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर, पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंधों जैसे कारकों पर केंद्रित होती है। परिवार इन व्यवस्थाओं पर व्यापारिक सौदों की तरह बातचीत करते हैं, जिसमें दुल्हन के परिवार को इस प्रथा के अवैध होने के बावजूद पर्याप्त दहेज देने की आवश्यकता होती है। कई युवाओं के लिए इस प्रणाली का मतलब है कि उनका पूरा भविष्य दूसरों द्वारा तय किया जाता है। उनके पास शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिका पूर्व निर्धारित है, पत्नी और माँ। चाहे उनके अपने सपने या क्षमताएं कुछ भी हों, बिना किसी विकल्प या भावनात्मक जुड़ाव के विवाह में प्रवेश करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव साझेदारी के बजाय दायित्व पर बने रिश्ते बनाता है। जो बात इसे विशेष रूप से कठोर बनाती है वो ये है कि इसे अक्सर पारिवारिक सम्मान की रक्षा और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के रूप में उचित ठहराया जाता है। लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मानवीय खुशी और व्यक्तिगत अधिकारों पर सामाजिक दिखावे को प्राथमिकता देती है। युवा लोग सीखते हैं कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहां वे संभवतः अपने बच्चों पर भी यही व्यवस्था थोपेंगे। 11वां, एक अराजक दुनिया में पवित्र गाय। ढाका के अराजक यातायात के बीच इस अजीब दृश्य की कल्पना करें। बसें हॉर्न बजा रही हैं, रिक्शा घूम रहे हैं और लाखों लोग कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाय सड़क के बीचों बीच बैठ जाती है। यातायात रुक जाता है, बसें इंतजार करती हैं, रिक्शा आसपास से रास्ता बनाते हैं। कोई भी गाय को नहीं हटाता है, क्योंकि बांग्लादेश में इन जानवरों को पवित्र दर्जा प्राप्त है, जो शहरी परिवहन की व्यवहारिक जरूरतों से ऊपर है। ये दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले सबसे अवास्तविक विरोधाभासों में से एक बनाता है। बांग्लादेश मुख्य रूप से मुस्लिम है, जहां गोमांस का सेवन धार्मिक रूप से स्वीकार्य है। फिर भी महत्वपूर्ण हिंदू अल्पसंख्यक गायों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, और ये श्रद्धा व्यापक सांस्कृतिक ताने बाने में बुनी गई है। लेकिन शायद पश्चिमी संवेदनाओं के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिंदू अनुष्ठान हैं जिनमें गाय का अपशिष्ट शामिल है। कुछ हिंदू समूहों के लिए गाय के मूत्र और मल को दिव्य गुणों वाले, शुद्ध करने वाले पदार्थ माना जाता है। ऐसे त्योहार होते हैं जहां भक्त ताजे गोबर में स्नान करते हैं, ये मानते हुए कि ये बीमारियों को ठीक करेगा, दिव्य आशीर्वाद लाएगा और उन्हें पापों से मुक्त करेगा। कुछ गांवों में पूरे समुदाय इन अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे गहरी आस्था के कार्य के रूप में खुद को गाय के गोबर मिश्रित कीचड़ से ढक लेते हैं। बाहरी लोगों के लिए यह समझ से बाहर है, प्रतिभागियों के लिए ये गहन आध्यात्मिक संबंध और सांस्कृतिक पहचान का क्षण है। 12वां, शहर जहां अपराध अस्तित्व बन जाता है। जब अत्यधिक भीड़ वाले शहरों में हताशा अवसर से टकराती है, तो अपराध अक्सर एक नैतिक विफलता से बदलकर जीवित रहने का साधन बन जाता है। ढाका, चटगांव और का जैसे शहरी केंद्रों में ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, जो अमीर व्यापार मालिकों से लेकर ईमानदारी से आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे साधारण स्ट्रीट वेंडरों तक सभी को छूता है। यहाँ अपराध केवल हिंसा के यादृच्छिक कृत्यों या कभी-कभार होने वाली चोरी के बारे में नहीं है। यह व्यवस्थित है और दैनिक जीवन में गहराई से बसा हुआ है। ढाका के हलचल भरे बाजारों में पॉकेटमारी और छोटी-मोटी चोरी इतनी आम है कि विक्रेताओं और खरीदारों दोनों ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए चतुर तरीके विकसित कर लिए हैं। अराजक बस स्टेशनों पर संगठित गिरोह बोर्डिंग और प्रस्थान के भ्रम के बीच यात्रियों को निशाना बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से जोखिम भरा है। भीड़भाड़ वाली बसें और रिक्शा समन्वित चोरों के लिए सही आवरण प्रदान करते हैं, जो तंग जगहों में फंसे यात्रियों को लूटने के लिए ध्यान भटकाने और टीम वर्क का उपयोग करते हैं।
जो प्रतिक्रिया करने या भागने में असमर्थ होते हैं। जो बात इस समस्या को और भी परेशान करने वाली बनाती है वो ये है कि कई अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है। कानून प्रवर्तन में गहरे अविश्वास का मतलब है कि लोग अक्सर मानते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करने से मदद से ज्यादा परेशानी होगी। परिणाम स्वरूप चोरी और डकैती को लगभग शहरी अनुभव और शहरी जीवन की अनिवार्यता के हिस्से के रूप में देखा जाता है। खतरे के इस निरंतर संपर्क का निवासियों पर भारी प्रभाव पड़ता है। वे शांत तनाव की स्थिति में रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर शायद ही कभी सहजस महसूस करते हैं। ये सिर्फ सामान खोने के बारे में नहीं है, ये मन की शांति खोने के बारे में है। लाखों लोगों के लिए अपराध की वास्तविक कीमत एक ऐसी दुनिया में रहने की थकान है जहां सुरक्षा एक विलासिता, लग्जरी की तरह लगती है। 13वां, जब जमीन विफल हो जाती है तो पानी पर जीवन। बांग्लादेश के नदी क्षेत्रों में तैरते हुए बाजार चुनौतीपूर्ण भूगोल के लिए मानवता के सबसे सरल अनुकूलनों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वे ये भी बताते हैं कि पारंपरिक बुनियादी ढांचा विफल होने पर लोग कैसे जीवित रहते हैं। ये बाजार तैरते हुए शहरों की तरह काम करते हैं, जहां विक्रेता भोर होने से पहले आते हैं और नावें फल, सब्जियां, ताजी मछली और घरेलू सामान से भरी होती हैं। खरीदार छोटी नावों में जहाजों के बीच नेविगेट करते हैं या नदी के किनारों से पानी में उतरते हैं। वाणिज्य का एक जटिल नृत्य बनाते हैं जो सुंदर और अराजक दोनों है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो उन क्षेत्रों में पूरे समुदायों को जोड़ती है जहां सड़कों का निर्माण या रखरखाव असंभव होगा। लेकिन ये तैरते बाजार सिर्फ सुरम्य पर्यटक आकर्षण नहीं है, वे उन समुदायों की जीवन रेखा है जिनकी वस्तुओं और सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले किसान और मछुआरे अपने उत्पाद बेचने और जरूरत का सामान खरीदने के लिए इन बाजारों पर निर्भर हैं। कई परिवारों के लिए तैरता हुआ बाजार व्यापक अर्थव्यवस्था से उनका एकमात्र संबंध है। विक्रेता खुद अक्सर अपनी नावों पर रहते हैं, जिससे ये बाजार सिर्फ व्यावसायिक स्थान नहीं बल्कि तैरते हुए पड़ोस बन जाते हैं। बच्चे इन जहाजों पर बड़े होते हैं, चलने से पहले तैरना सीखते हैं और ऐसे कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करने की अनुमति देते हैं जहां पानी, राजमार्ग और घर दोनों हैं। हालांकि इन बाजारों को अस्तित्व के खतरों का सामना करना पड़ता है। नदी का प्रदूषण विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए पानी को खतरनाक बनाता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन अधिक लगातार और गंभीर बाढ़ लाता है, जिससे बाजार संचालन बाधित होता है और आजीविका नष्ट हो जाती है। इनमें से कई पारंपरिक बाजार गायब हो रहे हैं क्योंकि नदियां वाणिज्य का समर्थन करने के लिए बहुत प्रदूषित हो गई हैं या पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण समुदायों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 14वां, जो नदियां जीवन देती थीं, वे अब मौत लाती हैं। बांग्लादेश की नदियां कभी सभ्यता की धमनियां थीं, जो कृषि के लिए ताजा पानी, परिवहन, भोजन और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। आज इनमें से कई नदियां जहरीली धाराएं बन गई हैं, जो उन समुदायों को खतरा पैदा करती हैं जिन्हें उन्होंने कभी बनाए रखा था। ये परिवर्तन दुनिया में कहीं भी पाई जाने वाली सबसे दिल दहला देने वाली पर्यावरणीय आपदाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। उन नदियों की कल्पना करें जो पूरी तरह से काली बहती हैं, जिनकी सतह औद्योगिक झाग और मलबे से ढकी होती है। पानी से रसायनों की इतनी तेज गंध आती है कि पुल पार करते समय लोग अपना चेहरा ढक लेते हैं। जो मछलियां कभी लाखों परिवारों का पेट भरती थीं, वे पूरी तरह से गायब हो गई हैं। पीछे इतना प्रदूषित पानी छोड़ गई हैं कि इसे छूने भर से त्वचा में जलन और संक्रमण हो सकता है। ये रातों रात नहीं हुआ। दशकों से कारखानों ने नदियों को मुक्त अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में माना है। रासायनिक उत्पादों, रंजक, डाई और औद्योगिक उप उत्पादों को सीधे पानी में डंप किया है। शहरों और गांवों ने भी इसका अनुसरण किया है। नदियों को मानव अपशिष्ट और कचरे के लिए खुले सीवर के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका संचयी प्रभाव विनाशकारी रहा है। जो समुदाय भोजन और आय दोनों के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर थे, उन्होंने अपनी आजीविका को गायब होते देखा है। जिन परिवारों ने पीढ़ियों से एक ही नदियों में मछली पकड़ी थी, वे अब बेरोजगारी
और भूख का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिन पानी ने उनके पूर्वजों को बनाए रखा था, वे किसी भी जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत जहरीले हो गए हैं। बहुत से लोगों को अपने पारंपरिक समुदायों को पीछे छोड़कर भीड़-भाड़ वाले शहरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे शहरी समस्याएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य प्रभाव गंभीर और व्यापक हैं। जो लोग अभी भी दैनिक जरूरतों के लिए इन जल का उपयोग करते हैं, उन्हें खतरनाक रसायनों और बैक्टीरिया के निरंतर संपर्क का सामना करना पड़ता है। नदी किनारे के समुदायों में जल जनित बीमारियां महामारी बन गई हैं और स्वच्छ पेयजल खोजना लाखों लोगों के लिए दैनिक संघर्ष बन गया है। शायद सबसे दुखद बात यह है कि ये पर्यावरणीय विनाश वर्तमान तकनीक और संसाधनों के साथ काफी हद तक अपरिवर्तनीय है। यहाँ तक कि अगर आज सारा प्रदूषण बंद हो जाए तो भी इन नदियों को ठीक होने में दशकों लग जाएंगे और कई तो अपनी पूर्व स्थिति में कभी नहीं लौट पाएंगी। पूरे पारिस्थितिक तंत्र स्थायी रूप से नष्ट हो गए हैं और उन पर निर्भर समुदायों को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। 15वां, जहां प्राचीन रीति रिवाज आधुनिक अस्तित्व से मिलते हैं। भारी आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे देश में पारंपरिक रीति रिवाज और शिष्टाचार अप्रासंगिक लग सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये सामाजिक नियम कुछ गहरे अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उनके जीवित रहने के तंत्र हैं जो 173 मिलियन 17.3 करोड़ लोगों को दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले और चुनौतीपूर्ण वातावरण में सह अस्तित्व में मदद करते हैं। स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन, यहाँ तक कि विवाहित जोड़ों के बीच भी सख्त वर्जित हैं। ये केवल धार्मिक रूढ़िवाद या सांस्कृतिक परंपरा के बारे में नहीं है। एक ऐसे समाज में व्यक्तिगत स्थान वस्तुतः न के बराबर है और गोपनीयता एक ऐसी विलासिता है जिसे बहुत कम लोग वहन कर सकते हैं। ये नियम असंभव रूप से भीड़भाड़ वाली स्थितियों में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं। जब लोगों को इतनी निकटता में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो संघर्षों को रोकने के लिए सख्त सामाजिक सीमाएं आवश्यक हो जाती हैं। ड्रेस कोड भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और सामाजिक दबाव के माध्यम से सख्ती से लागू किए जाते हैं। सादे कपड़े पहनना केवल धार्मिक पालन के बारे में नहीं है, ये सामुदायिक मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाने और ऐसे वातावरण में अवांछित ध्यान से बचने के बारे में है जहां अलग दिखना खतरनाक हो सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कपड़ों की पसंद ये निर्धारित कर सकती है कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और क्या वे अपने समुदायों में सुरक्षित रूप से घूम सकती हैं। यहाँ तक कि कूड़ा फैलाने जैसी सरल बात भी बांग्लादेश में बहुत महत्व रखती है। कचरा प्रबंधन की चुनौतियों से पहले से ही अभिभूत शहरों में जमीन पर कचरा फेंकना केवल अविवेकपूर्ण नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों और पर्यावरणीय आपदाओं में योगदान दे रहा है जो सभी को प्रभावित करते हैं। कूड़ा फैलाने के खिलाफ सामाजिक दबाव भारी प्रणालीगत विफलताओं के बावजूद कुछ हद तक स्वच्छता और गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रहे समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रीति रिवाज बाहरी लोगों को प्रतिबंधात्मक लग सकते हैं, लेकिन ये अत्यधिक तनाव में रहने वाले समाज में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे ऐसे पूर्वानुमानित सामाजिक ढांचे प्रदान करते हैं जो लोगों को सीमित संसाधनों के साथ जटिल स्थितियों को नेविगेट करने में मदद करते हैं। वे साझा मानक बनाते हैं जो विविध समुदायों को भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की अनुमति देते हैं। आज हमने जो खोज की है वो केवल समस्याओं का कैटलॉग नहीं है या पीड़ा को देखने का एक संकीर्ण नजरिया नहीं है। ये 15 चौंकाने वाले तथ्य मानव लचीलेपन और अनुकूलन के बारे में कुछ गहरा खुलासा करते हैं। बांग्लादेश में 173 मिलियन 17.3 करोड़ लोग हर दिन उठते हैं और जीवित रहने, काम करने, प्यार करने और समुदाय बनाने के तरीके खोजते हैं। इसके बावजूद कि वे ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो अधिकांश समाजों को खत्म कर देंगी। जहाज के कब्रिस्तानों में अपनी जान जोखिम में डालने वाले मजदूरों से लेकर भूमि आधारित वाणिज्य विफल होने पर तैरते हुए बाजार बनाने वाले परिवारों तक, मजदूरी के लिए मजबूर बच्चों से लेकर उन समुदायों तक जो संसाधनों को इस तरह साझा करते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई जीवित रहे। बांग्लादेश हमें मानव स्वभाव का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दोनों पहलू दिखाता है। ये एक ऐसा देश है जहां व्यवस्थित विफलताएं अकल्पनीय कठिनाइयां पैदा करती हैं, लेकिन जहां मानवीय सरलता
और दृढ़ संकल्प ऐसे समाधान बनाते हैं जो संभव नहीं होने चाहिए। इन वास्तविकताओं को हमें चौंका देना चाहिए, लेकिन उन्हें हमें यह समझने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है जो गरिमा, अस्तित्व और आशा के लिए लड़ रहा है। अगली बार जब आप कोई कपड़ा पहने तो उन हाथों के बारे में विचार करें जिन्होंने इसे बनाया है। जब आप यातायात के बारे में शिकायत करते हैं तो असंभव गर्मी में पैडल मारते रिक्शा चालकों को याद रखें। जब आप साफ पानी चालू करते हैं तो उन समुदायों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी नदियों को मरते देखा है। बांग्लादेश की कहानी अंततः इस बारे में है कि क्या होता है जब बहुत कम संसाधनों वाली बहुत कम जमीन पर बहुत सारे लोग जीवित रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह मनुष्य की अकल्पनीय रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अनुकूलन करने, सहन करने और अर्थ खोजने की अविश्वसनीय क्षमता के बारे में भी है। इन तथ्यों के बारे में आपको किस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया? क्या आपने कभी बांग्लादेश या इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य देशों का दौरा किया है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। मैं हर एक को पढ़ता हूँ और जितनों को संभव हो जवाब देता हूँ। और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिल सकें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। आपके समर्थन का वास्तव में दुनिया में बहुत महत्व है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई विचार या कहानियां साझा करनी है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। अगर आपको ये मददगार लगा तो हमें एक लाइक दें और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी कुछ मिस न करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ऐसी ही और भी आंखें खोल देने वाली सच्ची कहानियों और दुनिया के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए यात्रा पदचिह्न के साथ जुड़े रहें। यात्रा पदचिह्न चैनल का हिस्सा बनने और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।